अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज बोर्स मॉडल को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे। एक रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कि किसी भी एटम का अगर कोई भी ऑर्बिट आप मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही प्यार से क्या तो फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इन एन एटम। आपको पहले से पता है कि हम लोग सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग जो तीसरी चीज निकालने वाले हैं वो है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रेडियस और एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। बहुत बहुत आराम से देखिएगा। आपने कहा कि सर बात तो अच्छी है, हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये थर्ड अपना डेरिवेशन है इस एटम से जुड़ा हुआ कि अगर मान लीजिए ये है न्यूक्लियस और ये उसका एक ऑर्बिट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हमको ये पता था फ्रॉम किसके पोस्टुलेट से, बोर्स पोस्टुलेट। पिछले लेक्चर को आपने देखा है तभी आपको ये समझ में आएगा। फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट वी नो, हालांकि वी डोंट नो बट वी नो लिखते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय, आपने कहा 2 पाई। अच्छी बात है सर। यहाँ पर वेलोसिटी देखिए v है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन एच बाय 2 पाई एम आर। बहुत आराम से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं सर, आर की जगह हम लिख सकते हैं दो चीजें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो आपने कहा हाँ सर ये तो लिख सकते हैं बहुत आराम से। मैं बाद में बताऊंगा यहाँ पर आप और करके एक और चीज लिख सकते थे कि आर की वैल्यू आप 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड भी पुट कर सकते थे जो हमने निकाला है। सर यहाँ -10 आपने क्यों किया, यहाँ -10 हमने इसलिए किया बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम, बट इसमें तो ऐसा यूनिट में डालना है इसलिए हमने एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर कर लिया है। आपने कहा अच्छी बात है, हालांकि हम अभी ऐसे चलने वाले हैं। तो अगर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो एन एच इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 पाई एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मैं अभी तत्काल इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ ताकि मेरे को जगह मिले सारी चीजें एक बार में समझाने के लिए। आपने कहा सर अच्छी बात है। तो देखिए एक एन एच से ये कट जाएगा एन एच टाइम्स, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था यहाँ पे एन एच था। आपने कहा अच्छी बात है। 2 से 2 कटेगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एम गायब हो जाएगा। अच्छा, और क्या बचा है सर, के जेड ई स्क्वायर जो कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एच बचेगा। खुद बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हम इसकी बात करें ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, z की वैल्यू आप 1 रख देंगे, n की वैल्यू 1 रख देंगे। तो देखें जरा, v इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू के इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, इसको एक साथ किया और देखिए z और n को एक साथ सेपरेट किया हमने, z अपॉन n। z की वैल्यू भी 1 है फॉर हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ऑर्बिट का मैंने पूछा है वेलोसिटी कितना होगा इलेक्ट्रॉन जब उसमें घूम रहा होगा। आपने कहा सर बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, यहाँ से सारे कांस्टेंट है, देखिए के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ई की वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻−19, एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.626 वाला प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। तो जब ये सारी वैल्यू आप डालेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये क्या है z भी 1 है n भी 1 है, तो v की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जस्ट इमेजिन दिस वेलोसिटी कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻6 होती है। आप सारी वैल्यूज को डालेंगे यू विल गेट दिस आंसर। बट हमें क्या करना है सर, हमें तो इससे मतलब नहीं है ना,
हम तो इस फॉर्मूला को जनरलाइज करना चाहते हैं, जनरलाइजिंग द फॉर्मूला किसके लिए, फॉर एवरी एटम, फॉर एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो आप कहेंगे सर इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट v क्या बन जाएगा, वी एन इज इक्वल टू, ये सारे कांस्टेंट है अगर आप देखें, और सबकी वैल्यू आई थी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू प्रोपोर्शनैलिटी आप बस देखिए z बाई एन, और यहाँ आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। इफ यू वांट द आंसर इन सेंटीमीटर पर सेकेंड तो वी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸, 6 मीटर पर सेकेंड है तो इंटू 2 हो जाएगा इंटू z बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप you are understanding the whole derivation. Now what we have learned three things till date. Rn is equal to 0.529 into n square by z, और ये एंगस्ट्रॉम में रहेगा। हमने ये सीखा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में भी वही होगी और उस ऑर्बिट की भी एनर्जी वही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें तभी घूम सकता है जब उसकी एनर्जी ऑर्बिट के साथ मैच करती हो। इसलिए बोर्स के ऑर्बिट को उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट नाम दिया था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल डिसिपेट नो एनर्जी टिल इट इज रिवॉल्विंग इन दोज ऑर्बिट्स। आपने कहा अच्छी बात है। En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये जूल पर एटम में आता था। आपने कहा हाँ सर। अगर हम बात करें -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता था। आपने बोला हाँ सर। एंड -313.6 इंटू z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मोल में आता था, जब मोल की बात करेंगे अपन। आपने कहा ठीक। तो ये सारी चीजें अब आपको याद है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट in a single electron system. All these formulae are valid for single electron system only. Mind this fact. आपको इस फैक्ट को ध्यान देना होगा कि ये सारे फॉर्मूले आप तभी लगा सकते हैं जब किसी भी एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो लग ही सकता है। हीलियम के लिए लगाना होगा तो He+ में आप लगा सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। लिथियम में लगाना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लगा सकते हैं, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम में 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब 3+ के लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। मतलब क्यों सर ऐसा? क्योंकि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होंगे, दे विल स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देमसेल्व्स, उनके बीच में स्क्रीनिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। एक काफी पेचीदा स्ट्रक्चर बनेगा विच कांट बी सॉल्व्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। ये उस पे फोर्स लगा रहा होगा, वो न्यूक्लियस पे फोर्स लगा रहा होगा, फिर इन दोनों का फोर्स वेक्टर जो नेट फोर्स है वो न्यूक्लियस के साथ एक्ट कर रहा होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए बोर्स मॉडल सिर्फ वैलिड है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए। आई होप कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आप लिख के पढ़ रहे हैं देन इट इज बेटर। चलिए बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट पता कर लिया है। अब कोई सा भी आपको एलिमेंट दे दे जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो आप बहुत ही आसानी से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर 3 चैप्टर्स है, मैं अक्सर कहता हूं क्लास में भी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, आप केमिकल बॉन्डिंग है, एंड मोल कॉन्सेप्ट है। दीज 3 आर नॉट चैप्टर्स, दीज 3 आर सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने इन तीनों पे कमांड कर लिया, ट्रस्ट करिए पूरी 11th की केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी के बाद जो 4th है वो है टाइम पीरियड, कि एक इलेक्ट्रॉन कितने समय में रिवॉल्यूशन को पूरा करता है। तो आपको पता है कि टाइम क्या होता है सर? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में तो इसका डिस्टेंस क्या ट्रैक कर रहा है? वो 2πr। आपने कहा सर बिल्कुल 2πr है, तो 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी है v। अच्छा से बहुत ध्यान से देखिएगा, t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v। अब यहां पर हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r एंड v। आप r और v की वैल्यू पुट करें, आप दोनों में कर सकते हैं। आसान देखिए पड़ेगा यही, 2 इंटू पाई इंटू r की जगह 0.529 इंटू एंगस्ट्रॉम में आता है इसलिए 10⁻⁻10 इंटू n² बाई z पुट किया हमने। कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है।
और वेलोसिटी की जगह आपने अभी निकाला है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n और मीटर पर सेकंड आपने पुट किया है। आपने कहा अच्छी बात है सर, बहुत ही सुंदर बात है, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है। खुद देखो ना यार, ये पूरा जो ऊपर का क्वांटिटी है ये किस में, मीटर में, और ये पूरी जो क्वांटिटी है ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। आपको भी पता है ऊपर मीटर नीचे मीटर, सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स है अभी, ऊपर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा। इसका मतलब आपका सेटअप सही है। जब हमने इस पूरे को कैलकुलेट किया तो ये कांस्टेंट को एक साथ रखिए, गौर करिए कि 10⁻−10 ऊपर है और 10 ये ऊपर जाएगा 6, तो क्या बन जाएगा -6 एंड इट विल गेट एड अप। आपने कहा ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू 0.529 इंटू 10⁻−16 में कर दे रहा हूँ, 6 को ऊपर ले जाके, और यहाँ 2.18 रख रहा हूँ इंटू फाइनली जो आपको बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ सेकेंड। इसका मतलब आपका टाइम का यूनिट आ गया है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अपने आप वैल्यू आएगी, जो देखिए ऊपर में है 2 से थोड़ा बड़ा और नीचे में है, मतलब 2 से बड़ा है और नीचे में 2 ही है। इसका मतलब कुछ तो बड़ी ही वैल्यू आएगी और ये पावर सेम रहेगा। तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू है 1.52 इंटू 10⁻−16 इंटू, ये बचा क्या हमारे पास, ऊपर में था क्या n² z और इंटू नीचे में था क्या z/n, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स होकर के n/z हो जाएगा। आपने कहा अच्छी बात है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां भी इसके आगे मैं लिख सकता था n³/z² और इतना सेकेंड। अच्छा सर, इसका मतलब टाइम पीरियड का जो फाइनल फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं 1.52 इंटू 10⁻16 इंटू n³/z²। बहुत ध्यान से देखिएगा। Summarizing again the outcomes of Bohr's model till now। आपने कहा कि सर यस कर लीजिए समराइज, कोई दिक्कत नहीं। द बोर्स मॉडल इज द मोस्ट इफेक्टिव मॉडल टिल दैट टाइम। आज भी हमने बोला कि आप कई सारे प्रोजेक्शंस में जब आप सैटेलाइट वगैरह को प्रोजेक्ट करते हैं, यानी नासा करता है, इसरो करता है, तो इस बोर्स के इस मॉडल का उपयोग आज भी किया जाता है। अप्रोक्सीमेट है क्योंकि हमारे पास MBR=NH/2π का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, इसलिए, क्योंकि वो एक एजम्पशन था, वो एक पोस्टुलेट था, इसलिए इसका मॉडल पूरी तरह से वैलिडेट नहीं हो पाया। आपने कहा अच्छी बात। अगर आप देखें तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की प्रोपोर्शनैलिटी को याद कीजिए, n²/z। अच्छा सर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट को याद कीजिए, तो ये था Z²/n²। प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ बात कर रहा हूं, अभी अभी हमने निकाला था Vn, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट को याद कीजिए, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी थी Z/n की। एंड लास्टली टाइम पीरियड को याद कीजिए, तो टाइम पीरियड था n³/z² के प्रोपोर्शनल। तो ये खाली प्रोपोर्शनैलिटी आप याद रखें सिर्फ अगर, तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आपको दे देगा कोई z दे देगा कि लिथियम के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है, तो हीलियम का बताइए, तो भैया ऊपर में लिथियम का Z/n लिख लेंगे और नीचे में जिसका भी हीलियम का पूछेगा, हीलियम का कोई 4 चीज में से कोई एक चीज अननोन होगा, वी कैन फाइंड इट। तो बहुत आराम से सिर्फ आप इसको याद रखें तो आपका काम चल जाएगा। आपने कहा कि सर बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलिए, तो 1.52 इंटू 10⁻−15, इसका मतलब खुद सोचो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, 2.18 इंटू 10⁻6 के ऑर्डर में। तो बेचारा जो इतने छोटे छोटे ऑर्बिटल होते हैं उनको देखो कितने सेकंड में ये पूरा करता है। ऑर्डर देखिए 10⁻16 सेकेंड में ही अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आराम से मिटा रहा हूं मैं। चलिए, तो टाइम पीरियड के बाद एक बड़ा अच्छा टर्म आता है, बहुत ही सुंदर टर्म आता है, बहुत ही सुंदर, जो कि टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। आपने कहा सर अच्छी बात, दिखा दो। तो जो इनवर्स टर्म है टाइम पीरियड का, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो जो आखिरी चीज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इससे जुड़ी एक कहानी भी है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, बट अभी तत्काल हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, अगर आपको याद हो तो
गौर कीजिए कि ऊपर में अभी आया था टाइम पीरियड, और आपको पता है कि टाइम पीरियड किसके बराबर था, मैंने बोला था 2πr/v। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी देखिए, तो जो टाइम पीरियड है ये प्रोपोर्शनल था आर के, तो आर की प्रोपोर्शनैलिटी थी n²/z डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की क्या थी प्रोपोर्शनैलिटी z/n। ये प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ जो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये था n²/z इंटू n/z। इसका मतलब n³/z² के ऑर्डर में था, एंड वैल्यू थी 1.52 इंटू 10⁻⁻16 टाइप। आपने कहा सर अच्छी बात, खूब सुंदर बात। तो अगर हम इसको देखें और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n³/z² सेकेंड लगता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है सर, फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो आप कहेंगे कि सर इसकी जो वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n³/z²। अच्छा सर, अब देखो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी, और इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, जिसको आप हर्ट्ज भी कहते हो। तो 1 डिवाइडेड बाय एक से बड़ा नंबर है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, या 10⁻15 16 बन जाएगा ऊपर जाके, बट फाइनली 15। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 6.58 इंटू 10⁻15 इंटू z²/n³। I hope you are understanding, and the formula and the unit will be sec inverse, second inverse। आपने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। देखिए गौर से देखिए, ये कहानी ये है कि मैं एक बार पढ़ा रहा था इसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में, तो मैंने गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 10⁻13। एक सर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज किया कि सर ये गड़बड़ है। मैंने बोला भाई मैं भी जानता हूं कि लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी होनी संभव नहीं है। तो सर ये फ्रीक्वेंसी मेरे मुंह से मुंह निकल गया था, फिर फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी बोल दिया था मैंने। वो होता है ना कि कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार वो रिवॉल्यूशन लगाएगा। अब आप खुद फील करिए, एक बहुत ही अच्छी बात है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन, आप खुद फील करिए इसको, कि अगर इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी 10⁻15 के ऑर्डर में, 10⁻15 के ऑर्डर में, तो उस ऑर्बिटल में वो कहाँ मौजूद होगा, वो हर समय हर जगह मौजूद होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहता है, क्योंकि वो हर धुआं ही एक क्लाउड ही हर समय हर जगह हो सकता है ना। अगर सिर्फ पार्टिकल नेचर की बात करो तो एक पार्टिकल एक समय पे एक ही इंस्टेंट पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, लेकिन चूंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स हाई फ्रीक्वेंसी, यही मेरे मुंह से निकला था, हाई वेलोसिटी। समझ रहे हैं आप, वेलोसिटी भी हाई है, ऐसा नहीं है कि कम है, बट लाइट की वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो सकती, 10⁻6 के ऑर्डर की हो सकती है वेलोसिटी, बट फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 10⁻15 ऑर्डर। एक आखिरी बार, आई एम समराइजिंग द होल बोर्स मॉडल। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हमने अभी तक जो पढ़ा है कि सर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है 0.529 इंटू n²/z, और हमने इसको प्रूव भी कर लिया है। प्रोपोर्शनैलिटी n²/z की होती है, तो रेडियस की जो प्रोपोर्शनैलिटी है Rn की वो है n²/z की, एनर्जी की जो है वो है z²/n² की, z²/n² की, जो वेलोसिटी की है वो है z/n की। आपने कहा ये तीनों तो सर याद है हमको। टाइम पीरियड की अगर आपको याद हो तो ये है n³/z² की, और फ्रीक्वेंसी की याद हो तो z²/n³ की प्रोपोर्शनैलिटी है। ये प्रोपोर्शनैलिटी से ही आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा एकदम, बहुत ही आराम से। चलिए, तो अब फाइनली लिमिटेशन की बात कर लेते हैं जल्दी से, और बोर्स मॉडल को अलविदा कहते हैं, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में। आपने कहा अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी से हम लोग इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा सर कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, इसका जो एक दो लिमिटेशन है वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, दिस मॉडल was unable to explain the finer details
द फाइनर डिटेल्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब एक रेनबो आपको दिखता है तो रेनबो में होते हैं सातों कलर, ये हम सबको पता है। बट उन सातों कलर्स में से डोमिनेटिंग कलर 2 या 3 ही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर के कलर हैं, जो हमको एकदम डिस्टिंग्विश्ड नहीं हो रहे हैं, वो सारे कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है। एंड इफ दोज वेवलेंथ्स आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर मींस वी कैन नॉट बाइफरकेट, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन? बोर्स मॉडल। सेकेंड, थ्री डायमेंशनल एग्जिस्टेंस, थ्री डिमेंशनल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये तो एक सर्कुलर ऑर्बिट मान रहे थे ना, बट बाद में हमको सोमरफेल्ड ने बताया कि भैया जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, वो इलिप्टिकल होता है। किसने बताया? सोमरफेल्ड। पढ़ना नहीं है सिलेबस में, बट थोड़ा सा उसका भी मैं हिंट देते हुए चलूंगा। थ्री डायमेंशनल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम ओवरऑल क्यों स्टेबल होता है, इसकी भी जानकारी हमें बोर्स मॉडल ने नहीं दी। आखिरी बात, इट इज वैलिड फॉर, नॉट आखिरी बात, इट इज नॉट वैलिड फॉर एनी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये वैलिड नहीं है। ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, जैसे हम लोगों ने चर्चा भी की थी। आपने कहा बहुत ही अच्छी बात है सर। It was unable to explain Siemens effect and Stark effect। Siemens effect and Stark effect। आई होप कि आप समझ पाए हैं। ये दोनों ही नाम आपके लिए बहुत नए हैं, आपको समझने में भी दिक्कत होगी, बट एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा समझने के बाद हम लोग इसको काफी अच्छे से समझेंगे। आपने कहा सर होती क्या है, तो थोड़ी सी सुन लीजिए। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप स्पेक्ट्रा को देखेंगे, स्पेक्ट्रा क्या होती है सर? किसी भी गैसियस एटम के द्वारा जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसके पार्टिकल हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। आपने कहा अच्छी बात है। फिर वो अपना उतना ही एनर्जी रिलीज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं। उस क्रम में आपको कुछ वेवलेंस निकलती हुई दिखती हैं और उनके कलेक्शन को ही हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। अगला टॉपिक वही अच्छे से समझाऊंगा। बट जब हम स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में जाके वो स्प्लिट हो जाती है, मतलब एक वेवलेंथ से 2-3 वेवलेंथ निकलने लगती है। ऐसा क्यों? इस बात को नहीं बता पाया था बोर्स मॉडल। और सेम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा दैट इज द कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ बिहेव्स डिफरेंटली, वो स्प्लिट कर जाते हैं। और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन? बोर्स मॉडल। या इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, पार्टिकल नेचर पे काम कर रहा था। ये सारे लिमिटेशंस हैं। एक छोटा मोटा सा प्रश्न इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम लोग बोर्स मॉडल को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं छोटे छोटे वाले कि सर इस पर न्यूमेरिकल्स किस तरह के पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। जैसे देखिए, अभी ही हम लोगों ने चर्चा की है, क्या चर्चा की है सर? अब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? मान लीजिए किसी ने कहा कि फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। मैं एक्चुअल आंसर्स तो नहीं निकालूंगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। आपने कहा ठीक है। सॉल्यूशन, थर्ड बोर्स ऑर्बिट पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू 3 रखनी है। हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो z की वैल्यू 1 है। आप फॉर्मूला लगाएंगे Rn इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंड वैल्यू विल बी इन एंगस्ट्रॉम। तो 0.529 को मैं 0.53 लिख रहा हूँ इंटू एन स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कर दीजिए और z तो 1 ही है, तो 9 इंटू 0.53 ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा सर, किसी ने पूछ दिया कि इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता दो, इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो। चलो, तो ई एन इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आपने कहा ये भी अच्छी बात है, -13.6 इंटू
Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू आपने इसी इलेक्ट्रॉन की पूछी है तो N स्क्वायर है मतलब 9 हो जाएगा, तो -13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द आंसर। ऑब्वियसली 1.1 समथिंग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर इतना आसान है, क्वेश्चन और क्या पूछा जाएगा सर? क्वेश्चन देखिए, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is x, then the radius of second Bohr's orbit of Li2+ will be। इस तरह के क्वेश्चन बहुत तेरे आते हैं नीट में, बहुत ज्यादा। आपने कहा ठीक बात है, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी में खाली खेलना है आपको, आर निकालना है आपको किसका, हाइड्रोजन का, अपॉन आर लिथियम का, Li2+ का। आपने कहा लिख लेंगे सर फॉर्मूला। ऊपर में देखिए 0.529 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में इसका n² अपॉन z कर लीजिए और नीचे में इसका n² अपॉन z कर लीजिए। आपने कहा ठीक है, RH अपॉन आर Li2+ इज इक्वल टू n क्या बोल रहा है फर्स्ट वाले केस में, हाइड्रोजन वाले केस में, तो हो जाएगा थर्ड मतलब 9/1 डिवाइडेड बाई n²/z लिथियम के लिए, तो लिथियम का बोल रहा है सेकेंड, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 लिथियम का 3। आपने कहा ठीक बात है सर। इसका मतलब RH की वैल्यू आपको क्या दी थी, x अपॉन r ऑफ Li2+ इज इक्वल टू 9/1 इंटू 3/4। अच्छा सर, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो x अपॉन आर Li2+ की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 27/4। इसका मतलब कि r Li2+ की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/27 टाइम्स x। दिस इज द आंसर। आपने कहा ठीक है, जो भी x की वैल्यू होगी होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल टॉपिक। आई एम समराइजिंग इट नाउ। काफी अच्छे से हम लोगों ने एक चीज देखी है, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि बोर्स मॉडल के अंदर जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है वो आप निकाल के एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक और तरीका था हमने आपको सिखाया था R=R0a⁴ जिससे हम न्यूक्लियस का साइज पता करते थे, अगर आपको याद हो, जहां R0 एक कांस्टेंट होता था और a उसका मास नंबर हुआ करता था। बट हमारे पास कोई भी तरीका नहीं था बोर्स मॉडल से पहले कि हम एनर्जी एंड फर्दर उसका डिफरेंस बता सकें। एनर्जी और उसका डिफरेंस बताने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हमने बोर फ्रीक्वेंसी रूल निकाला कि जब दो एनर्जी लेवल्स होंगे तो उनके बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, जितना एनर्जी होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग ही कोई ना कोई वेवलेंथ निकलेगी जब वहां ट्रांजिशन होगा। अगर आपको याद हो तो हमारे पास अभी टॉपिक थे पढ़ने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा, बट वी कांट स्टडी द लाइन स्पेक्ट्रा टिल वी नो द एनर्जी गैप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, एंड उसके लिए हमको बीच में घुसाना पड़ा कौन सा, बोर्स मॉडल। और अब हम रेडी हैं क्या पढ़ने के लिए, अब हम रेडी हैं पढ़ने के लिए, हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा। तो बस जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। ये इसको आप एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं। प्लीज लाइक, share and subscribe the video so that it can reach to more and more students. Good night. Thank you for watching the video.